हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 26 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है एक संविधान सभा द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। इस उपलक्ष्य में जो है आप सभी को जो है संविधान दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। संविधान दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2015 से शुरू हुई थी। उसके बाद से ये हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर का दिन जो है हमारे कह सकते हो कि इतिहास में आज से 26 नवंबर 2008 का दिन जो है एक काले अध्याय के रूप में ही है, क्योंकि उस दिन जो है मुंबई पे एक काफ़ी बड़ा आतंकवादी घटना हुआ था, जिसके बाद कह सकते हो कि भारत में जो आतंकवाद या इस तरह के लेकर जो सुरक्षा अपरेटस है, सुरक्षा तंत्र है, उसमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन दिखाई दिए थे। तो उसको लेके जो है हमारे न्यूज़पेपरों में जो है इस पे है उसमें द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा अच्छा उस पर एक लेख लिखा है कि 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों ने भारत के सुरक्षा ढांचे को किस तरह से बदल दिया। ठीक है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस के साभार के साथ ही उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरा न्यूज़ है वह है कि WHO और अमेरिका की एक संस्था है, अमेरिकी सरकार की एक संस्था है, जिसने ये बताया है कि भारत में बड़े पैमाने पे लोग जो है खसरा के टीके से वंचित रह गए हैं। उसके पीछे जो WHO का कारण है और जो ज्ञात कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोरोना के कारण या कोविड-19 के कारण और उसके बाद पूरे वैक्सीनेशन तंत्र का जो है, पूरे जो वैक्सीन सिस्टम है हमारा, वो कोविड-19 पे लगे होने के कारण इस तरह की समस्याएं आने की बात है। हालांकि भारत सरकार WHO की और वो रिपोर्ट बताती है कि लगभग 11 लाख लोग जो है 2022 में जो है खसरे के टीके से बाहर रह गए हैं। हालांकि भारत सरकार ने वो संख्या कही है कि वो संख्या 21,000 से समथिंग के आसपास है। ठीक है, हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक तीसरा न्यूज़ है, केंद्र सरकार ने जो है शनिवार को एक कंपलसरी बायोगैस में कंप्रेस्ड बायोगैस जो है संपीड़ित नेचुरल गैस जो है उसको CBG बोलते हैं, उसको CNG और PNG में कंपलसरी रूप से मिलाने के लिए, मिश्रित करने के लिए एक रोड मैप किया है, जो वित्तीय वर्ष 25-26 से लेके वित्तीय वर्ष 28-29 तक 5 सालों में 1% से लेके 5% तक किया जाएगा। ठीक है, और इसमें उम्मीद है, जैसा कि पेट्रोलियम मंत्री ने, कि 37,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लगभग 750 जो है CBG प्लांट भारत में लगेंगे। और कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस के या LNG के आयात में जो हम बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा देते हैं, उसको बचाने में और पर्यावरण अनुकूल जो है कह सकते हो कि ये होगा, और इससे हमारे किसानों को भी फ़ायदा होने की उम्मीद है। ठीक है, तो चलिए पहला न्यूज़ देखते हैं। पहला न्यूज़ 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में जो है उसने हमारे भारतीय सुरक्षा तंत्र को कैसे बदला। देखिए, 26/11 का जो है 2008 का जो मुंबई आतंकवादी हमला है, वो कई मामलों में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उसने हमारी सुरक्षा के जो सुरक्षा तंत्र है उसके खोखलेपन या उसकी बहुत सारी कमियों को उजागर किया, और उसके बाद के प्रयासों ने जो है कहीं ना कहीं भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में भी मदद दी। तो एक तरह से कह सकते हो कि उसको वाटरशेड पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कह सकते हो, है ना, जो कि वहाँ से जो है दोनों में अलग अलग दिखाई स्थिति, खासतौर से आंतरिक सुरक्षा या आतंकवाद के मुद्दे पे एक विशेष पहल दिखाई देने लगती है। 26 नवंबर 2008 को लश्कर-ए-तैयबा, जो कि पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी संगठन है, रेडिकल इस्लामिक आतंकवादी संगठन, उसके 10 आतंकवादी जो है समुद्री मार्ग से जो है कराची मुंबई में आते हैं, और वो ताज होटल, ओबराय, ट्राइडेंट और कई सारे ऐसे जगहों पे बेतहाशा लोगों को अंधाधुंध गोलियों से बरसाते हैं, और करीब सैकड़ों लोग इसमें मारे जाते हैं। उसमें 9 आतंकवादी एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, 1 आतंकवादी पकड़ा जाता है, और संभवतः इस तरह की घटना में कोई जो कि आतंकवादी मुठभेड़ में कोई आतंकवादी पकड़े जाने की शायद पहली घटना थी, अजमल कसाब।
उसको हमारे एक वीर पुलिस सिपाही जो है उन्होंने अपनी जान पे खेल के, हालांकि वो अब दिवंगत हो गए हैं, इसको पकड़ा है था। और एक दो उदाहरणों को, पुलिस को दो चार व्यक्तिगत उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो पुलिस की भी बहुत सारी नाकामी सामने आई थी। तो ये सिर्फ पुलिस की नहीं, पूरी सुरक्षा तंत्र की नाकामी थी, उसको हम समझते हैं और हम कमियों से ज़्यादा कि उसके बाद क्या हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कमियां तो हो चुकी हैं, अब बहुत कुछ जो है आगे हम बढ़ चुके हैं। गंगा में बहुत पानी बह चुका है, यमुना में बहुत पानी बह चुका है। ठीक है, तो परिचय के रूप में देखा जाए तो 9/11 का जो हमला हुआ था, कहाँ पे, 9 सितंबर का जो हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसने जैसे पश्चिमी या अमेरिका देशों में वैश्विक आतंकवाद के खतरे के प्रति जगाया था, उसके पहले वो लोग जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेके ढुलमुल रवैया अपनाए रहे थे, उसी तरह से मुंबई पर हुआ जो है 26/11, इसमें 11 डेट था जो है, और सितंबर जो है 11 सितंबर का जो है, तो वहाँ पे सितंबर महीना था, डेट 11 था, यहाँ पे 26 डेट है महीना, जो अब वही ब्रिटिश और इंग्लिश में लिखने का अंतर है, लेकिन कहीं ना कहीं 11 दोनों को है कि हमलों में उसे पाकिस्तान के संबंध में भारत की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार करने और उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूत किया। और इस एसिमेट्री युद्ध जो आतंकवाद है या जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसको जो परंपरागत युद्ध की परिभाषा है उसमें नहीं माना जा सकता है, इसे एसिमेट्री या असममित युद्ध कहा जाता है। जो देखा जाए तो ज़्यादातर देशों द्वारा, जो खासतौर से जो कमज़ोर देश होते हैं, वो अपने से ताकतवर देशों में या और दूसरे देशों द्वारा उसको कमज़ोर करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जो कहीं न कहीं प्रॉक्सी वार या छद्म युद्ध के अंतर्गत आते हैं। और इसने भारत की कम तैयारियों को निश्चित रूप से उजागर किया, क्योंकि जैसे LET के 10 बंदूकधारी जो है आते हैं और भारत की समुद्र जो है मुंबई से अरब सागर पार करके आते हैं और कई सारे लोगों को मार देते हैं, इससे कहीं ना कहीं भारत की समुद्री सुरक्षा में भी खामियां उजागर हुई। इससे जो हमारी आंतरिक सुरक्षा ग्रिड में चुनौतियां आई, आतंकवाद विरोधी बुनियादी ढांचे को लेकर समस्या हमें समझ में आ गई, और ख़ास तौर से स्थानीय पुलिस की अपर्याप्तता भी सामने आ गई कि हम एक तरफ डेडेस्ट आतंकवादी या अति खूंखार आतंकवादी थे, और उसमें से हमारे सिपाही जो है, पुलिस के बहादुर सिपाही जो है डंडे लेकर सामना कर रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि हमारी पुलिस व्यवस्था जो है उस समय आतंकवादी कृत्यों के तरह जो है वो उससे मुकाबला करने में सक्षम नहीं थी। ठीक है, तो इसके तुरंत बाद सरकार की ओर से सुरक्षा मोर्चे पर कुछ अहम फैसले लिए गए, जैसे समुद्री सुरक्षा को कड़ा करने की बात की गई, खुफिया जो तंत्र हैं उनके बीच में आपस में समन्वय बनाने की बात की गई, आतंकवाद से निपटने के लिए जो है कानूनी ढांचे को मजबूत करना पड़ा, कई सारे कानूनी सुधार किए गए, UAPA में सुधार किया गया, NIA लाई गई। ठीक है, एक फेडरल एजेंसी के एक संघीय स्तर पे आतंकवाद की जो है संस्था लाई गई, आतंकवाद विरोधी एजेंसी NIA लाई गई, जो शायद आज सामान्य परिस्थितियों में राज्यों द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता, तो इन सब परिस्थितियों में ही आई। और सबसे बड़ी बात है, आतंकवादी मामलों में जो है विशेष एजेंसियों का निर्माण किया गया, और साथ ही एक चीज़ देखी गई कि 26/11 या 26 नवंबर 2008 की घटना के बाद अमेरिका और पश्चिम के देशों में या दुनिया के सभी देशों में भारत का जो आतंकवाद था ना, उसके प्रति जो है कहीं ना कहीं लोगों में जो है भारत के प्रति सहानुभूति या संभावना जगी, और बहुत सारे सहयोग की भावना दिखाई दी, खासतौर से अमेरिका द्वारा, इजराइल द्वारा, और यहाँ तक कि जो है खाड़ी के देश सऊदी अरब आदि देशों द्वारा भी भारत के साथ सहयोग दिखाया गया है। और उसके ही प्रयासों से कहीं न कहीं आज पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ा हुआ है, वो सहयोग के ही कारण। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या सुधार दिया गया था। तो पहले हुआ था समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार, क्योंकि जो आतंकवादी आए थे वो कराची से होते हुए ही जो है भारत के समुद्री तट से होते हुए आए थे, और ये समझ में आया कि हमारी जो समुद्र है, पहले समुद्र तट, हम लोग उसके पहले सोचते थे कि आतंकवादी जो है सीमा घुसपैठ और इस तरह से ही आएंगे, और हमारा पूरा ध्यान उधर ही रहता था।
इस घटना ने हमको बताया कि हमारे तटीय सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो है पहली बार जो है जो नौसेना है उसे भारत के समुद्री क्षेत्र में जो है, भारत की जो समुद्री सीमा है उसके बीच उसमें पूरी तरह से समग्र रूप से उस सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से नौसेना की आ गई। और जो भारतीय तटरक्षक बल था जो अब तक ये जिम्मेदारी निभाता था, उसको सीमा का जो है जिम्मेदारी दी गई। तटरक्षक बल को जो है को क्षेत्रीय जल की जिम्मेदारी दी गई और भारत के समुद्र तट पर बनने वाले उसके बाद बहुत सारे सैकड़ों समुद्री पुलिस स्टेशन बनाए गए, उनके साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी दी गई। ठीक है। और एक और फैसला लिया गया कि अब एक सरकार ने एक फैसला लिया कि 20 मीटर से अधिक लंबे जो भी जहाज हो या मछलियां पकड़ने वाले बोट हैं, उन सब में एक ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, स्वचालित पहचान प्रणाली लगाई जाए जिसके जरिए उनकी पहचान हो सके। यह उस व्यवस्था से अलग थी जिसमें कहा गया था कि 200 टन से ज़्यादा की जो भी जहाज होंगी उसमें पहले से ही ये कंपलसरी था। और भारत सरकार ने ये भी कंपलसरी कर दिया कि जितने जो है भारत के जो इस तरह के बोट हैं जो 20 मीटर से अधिक लंबे हैं, उसमें ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होना चाहिए जिससे पहचान किया जा सके कि कौन सी बोट हमारी है, कौन सी बोट बाहर से आ रही है। तो ये कुछ चीज़ें जो है समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार दिखाई दिए गए। दूसरा जो महत्वपूर्ण हुआ वो हुआ कि खुफिया तंत्र में समन्वय। उसके पहले जो है कहीं ना कहीं ये हमला, खुफिया तंत्र का भी हमला उसके लिए बहुत बड़ी कह सकते हो चूक थी आईबी और इस तरह के आईबी और भी बहुत सारे तंत्रों के लिए, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता था कि आईबी देती थी कि ये है, वो समस्या है, यहाँ पे है, और ये सैकड़ों देती रहती थी, लेकिन उसके साथ जो है जो काम करने वाले तंत्र हैं उनमें आपस में समन्वय का अभाव था। इसके बाद जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो है एक मल्टी एजेंसी सेंटर थी, पहले से ही कार्य कर रही थी, लेकिन वो बहुत कहते हैं कोई चीज़ थी लेकिन वो एक तरह से निष्प्रभावी थी। उसको मजबूत करने का निर्णय लिया गया और साथ में जो इसी तरह के प्राथमिक केंद्रीय एजेंसियां, सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस के बीच जो है खुफिया जानकारी की आदान प्रदान का समन्वय करना शुरू किया गया ये मल्टी एजेंसी सेंटर द्वारा। और इसमें से कई सारी जो है असिस्टेंट मल्टी एजेंसी सेंटर थी सहायक, उनको भी इसमें एक्टिव किया गया और सूचनाओं के वास्तविक समय पर रियल टाइम आदान प्रदान और विश्लेषण के लिए नियमित बैठकें अनिवार्य कर दी गई। और ये नियमित बैठकें अनिवार्य, जैसे खुफिया अधिकारी का कहना है कि ये डेली बेसिस पे अब होने लगी है, जो है ये पहले बैठकें जो है डेली बेसिस पे होने लगी है। और साथ ही में जो अभी सुरक्षा तंत्र था उसमें अब कट्टरपंथ, रेडिकलाइजेशन और आतंकवादी परिस्थिति तंत्र को भी उसमें शामिल कर लिया गया। उसके पहले उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। और साथ ही में अब जिन विषयों पर चर्चा की जाती है, यानी जो इस तरह के आतंकवादी विषय जो डेली बेसिस पे अब बैठकें होने लगी है समन्वय विभिन्न सुरक्षा तंत्र के और खुफिया एजेंसियों के बीच, उसमें इन विशिष्ट विषयों पर चर्चा की जाती है। अब केवल ये नहीं कि जो है सूचनाएं देकर और काम अपना खत्म कर लिया, अब उस पर रियल टाइम कोऑर्डिनेटिंग अप्रोच होता है वो किया जाता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ आई गई कि जो है आतंकवाद को और रेडिकलाइजेशन की समस्या को समझने के लिए और इसके महत्व को देखते हुए कि इसके जो है ये समझते हुए कि राज्य पुलिस तंत्र इसको लेकर जो है सक्षम नहीं हो पाएगा, इसकी जांच और इस तरह की चीज़ों को लेकर, और इसके लिए एक तो कानून की जो है आतंकवाद और इस तरह के संबंधित जो कानून है उसको मजबूत करने के लिए यूएपीए में 1967 वाला जो एक्ट था उसमें मजबूती लाई गई, उसमें संशोधन किया गया। और साथ ही में एनआईए एक्ट के तहत एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसी एक केंद्रीकृत जो है या संघीय जांच एजेंसी को स्थापित किया गया। ये दो बहुत महत्वपूर्ण काम इसके बाद ही हो सका। जैसे गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का जो है इससे जो जानने वाले हैं वो कहते हैं कि अगर 26/11 के तहत हमले नहीं हुए होते तो ऐसा अधिनियम जो किसी केंद्रीय एजेंसी को किसी भी राज्य में किसी भी आतंकवाद के मामले में स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति देता है, शायद उसे कभी भी सभी दलों का समर्थन नहीं मिल पाता। क्योंकि
यह काम, जैसे आतंकवाद या जो भी ये एनआईए है, इसके पास किसी भी राज्य में किसी भी तरह की आतंकवादी घटना होने पर स्वतः संज्ञान से लेकर मामले की जांच करने और उसकी अधिकारिता है। इसके पहले जैसे सीबीआई आदि थी, उसके पास स्वतः से नहीं था, उसको या तो राज्य सरकार कहती थी या तो कोर्ट आदि उसको निर्देश देता था, तब वो मामले को जाता था। एनआईए स्वतः से जाके, यानी एक ऐसी एजेंसी हो गई है जो आतंकवाद जैसे मुद्दे पर स्वतः से ही संज्ञान लेकर अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। अगर आज इस तरह की संस्था हो नॉर्मल स्थिति में, तो इसको राज्य अपने जो कानून व्यवस्था जो उनके राज्य का हिस्सा है, पुलिसिंग वो राज्य का हिस्सा है, उसको लेकर विरोध करते और उसके लिए तैयार नहीं होते। लेकिन उस समय माहौल ऐसा था, जनता का इतना ज़्यादा गुस्सा था जो है हमारे कह सकते हो कि शासन प्रशासन और पॉलिटिकल सिस्टम को लेके, कि उन लोगों ने इस तरह के संस्था को जो है कहीं ना कहीं तैयारी कर दी। और उसके बाद देखिएगा कि एक नेशनल टेररिज्म सेंटर की स्थापना का प्रयास किया गया, लेकिन उसको राज्यों द्वारा फेडरल स्ट्रक्चर का विरोध करके के विरुद्ध में बता के रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं 26/11 की एक दुखद घटना ने हमें जो है एनआईए जैसी संस्था लाएगी, जो एक स्पेशलाइज्ड संस्था है और पूरे भारत के स्तर पे जो कहीं भी आतंकवाद की घटना होती है तो उसकी जांच करने में वो सक्षम है। अगर ऐसी घटना नहीं होती तो संभवतः राज्य, भले हमें ज़रूरत रहती, अपने अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को देखते हुए शायद इस तरह से सहमत नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं कई बार इमरजेंसी काल हमें जो है सही एक दूसरे के प्रति जो है कह सकते हो सहयोग का भी दृष्टि देता है। ठीक है, और क्या हुआ, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। जो पुलिस बल की कमियां दिखी गई, उसके लिए गृह मंत्रालय ने जो है राज्य सरकारों को कहा कि अपने अपने पुलिस स्टेशनों को आधुनिक बनाने करिए, उसमें आधुनिक तकनीक से लैस करें, पुलिसकर्मियों को आतंकवाद सहित आधुनिक पुलिसिंग की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित करना है, इन्हें बेहतर हथियार देने की बात की गई है, अधिक धन आवंटित की गई है। सभी पुलिस बलों में, यानी कुछ राज्यों में तो पहले से ही था, लेकिन सभी पुलिस बलों में जो है बीच क्रैक कमांडो टीम की स्थापना की गई है, जो तेजी से इस तरह से, और जो एनएसजी था, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, हमारा इस तरह की घटना को रोकने के लिए बनाया गया था, उसके पूरे देश भर में 4 क्षेत्रीय केंद्र भी स्थापित किए गए। क्योंकि इसमें देखा गया कि पहले यहाँ से दिल्ली से जब एनएसजी को जाना हुआ तो उसी में एनएसजी को जिस तरह से पहले पता हुआ जाने में, और जिस तरह से उसको जाने का समय, उसमें जितना समय लगा उतने काफ़ी लोग हताहत हो गए थे। अगर वहाँ पे एनएसजी रहता तो शायद वो पहले ही उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकता था। इसको देखकर पूरे देश में 4 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित कर दिए गए, जहाँ पे एनएसजी इस तरह से तैनात कर दी गई है। और इसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण अंतर आया, वह है पश्चिमी देशों के साथ सुरक्षा मुद्दे पर बढ़ता सहयोग। देखिए, जब 11 सितंबर की घटना हुई थी जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की, उसके पहले भारत आतंकवाद का, उससे पहले भी भारत पीड़ित रहा है। ठीक है, पंजाब में या जम्मू कश्मीर में या इस तरह से पीड़ित रहा है, लेकिन जो पश्चिमी देश हैं वो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान के साथ निकटता, या जो उनसे वो पीड़ित नहीं थे, उनको वो आतंकवाद न करके, जैसे वो अमेरिका है, वो रूस जब हो रहा था तो तालिबान को जो है, या इस तरह के जो है ओसामा बिन लादेन वाली जो संस्था, इन तरह के लोगों को जो है वो आज़ादी का वो करता था। लेकिन जब उस पर हमला हुआ 11 सितंबर का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद को लेकर एक वैश्विक स्थिति बनी। लेकिन उसमें भी हमें उम्मीद थी कि चलो अब इस आधार पे जो है कह सकते हैं कि क्या जाने, कोई पीर पराई अपने फटे तो जाने पाए। तो जब उनको चोट लगी तो वो हमारे दर्द को समझेंगे, लेकिन समझने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो अफगानिस्तान और उसके इर्द गिर्द तक ही अमेरिका की सिमट गई। और अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए तालिबान और उस तरह के जो है उसको अलकायदा के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। अतः वो जो है पाकिस्तान पे जो है उस तरह से दबाव नहीं बना पाया और हमारी बात फिर भी अनसुनी होके रह गई। ऐसे में जब 2008 का ये 26 नवंबर 2008 की दुर्घटना होती है तो इसमें कई सारे विदेशी नागरिक मारे गए, कई सारे इजरायली अमेरिकी नागरिक मारे गए। उसके बाद जो है विदेशी जो पश्चिमी देश हैं उनकी तंद्रा टूटती है और वो आतंकवाद के मुद्दे में भारत के पहलू को भी समझते हैं और उसमें जो है कहीं ना कहीं भारत के साथ सहयोग करना भी शुरू करते हैं। और 26/11 की घटना में जिस तरह से हमें अमेरिका ने जो सहयोग दिया,
जैसे उसके FBI ने हमें बहुत सारे सबूत दिए, अभियोजन और तथ्य दिए, जिसके आधार पे हम न केवल कसाब को बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हम पाकिस्तान को भी कटघरे में खड़ा करने में सक्षम हुए। वहाँ की संस्था ने जो है 26/11 का जो टोह लिया था, जो है कह सकते हो उसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली, उसको जो ISI एजेंट था, उसके बारे में भी जो वहाँ इस तरह के पता चला। और इन सब संयुक्त प्रयासों के ही प्रभाव से ये हुआ कि जो है कहीं ना कहीं जो है 26/11 की घटना, जो उस समय हमारे विदेश सचिव थे 26/11 के हमले के दौरान, विदेश सचिव श्री शंकर मेनन, उन कहते थे कि असली सफलता अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संगठित करने, पाकिस्तान को अलग थलग करने और लश्कर-ए-तैयबा के खिलाफ आतंकवाद विरोधी सहयोग को प्रभावी बनाने में थी। ये उस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सफलता थी। भारत को सऊदी अरब, फारस की खाड़ी के देशों से अभूतपूर्व सहयोग मिलना शुरू हुआ। चीन ने भी इन समूहों को बारे में जानकारी के अनुरोध का जवाब देना शुरू कर दिया। यानी कहीं न कहीं भारत की समस्याओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है लोगों ने सुनना और उस करना शुरू कर दिया। और इन सब का ये प्राग प्रायोजित आतंकवाद से निपटने की आवश्यकता पर सहयोग और वैश्विक समझ ही है कि पाकिस्तान को 2018 में वित्तीय कार्रवाई बल ने जो है ग्रे सूची में डाल दिया। हालांकि अब हटा दिया गया है, लेकिन उसके बाद ही जो है पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित हुआ है। तो यह बताता है कि ये जो 26/11 की घटनाएं हैं, इसने कहीं ना कहीं भारत के सुरक्षा तंत्र में जो है बहुत कुछ कई कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है मतलब सी चेंज लाया जो है, और ये हमें ज़रूर समझना चाहिए। ठीक है, कुछ कमियां रह गई है, लेकिन आज कमियों की बात नहीं करेंगे, आज उन पे बात करेंगे कि 26/11 की घटनाएं जो है उस दुखद घटना के बावजूद भी हमको क्या सकारात्मक जो है हमारे सुरक्षा तंत्र को मिला। ठीक है, चलिए अगला समाचार जो देखते हैं वह है कि WHO एक रिपोर्ट आता है। WHO और अमेरिका की CDC संस्था है, वो बताता है कि भारत में बड़े पैमाने पर, चूँकि उनकी संख्या है 11 लाख, वो मान रहे हैं कि इतने बच्चे जो है खसरे के टीके से छूट गए हैं। ठीक है, इस मुद्दे को समझें तो रिपोर्ट WHO की कहती है कि 2020 और 22 के दौरान जो है बहुत सारे बच्चे जो है खसरे के टीका नहीं प्राप्त किए हैं, और ये संख्या 2008 के बाद न्यूनतम है, जिससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं खसरा के खिलाफ, मीजल्स के खिलाफ जो है विश्व की लड़ाई कमज़ोर हुई है। और उसमें भी जो छूटे हुए बच्चे हैं, ये रिपोर्ट मानती है कि 11 लाख बच्चे भारत में हैं, जिसके कारण भारत उन 37 देशों के उसमें आ गया है जहाँ पे खसरे की घटनाएं तेज़ी से देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकरीबन 47,000 से ज़्यादा खसरे के मामले आए हैं। अगर हम देखें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि ये जो WHO इसकी रिपोर्ट है वो सही नहीं है, क्योंकि ये एक अनुमान पर आधारित है। यूनिसेफ और WHO की एक संस्था है, उसकी 2021 के एक अनुमान के आधार पर आधारित है। वास्तविक डेटा में जो है ये संख्या 21,000 के आसपास है, जिनको ये पहली खुराक नहीं मिल पाई है, और उसके लिए सरकार ने जो है इनको देने के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। ठीक है, तो आके देखते हैं कि आगे क्या मुद्दा है, कैसे सारी चीज़ें चलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDS की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसमें 2022 में अनुमानित 11 लाख बच्चे भारत में खसरे के टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए थे। इससे देश उन देशों में शामिल हो गया जहां महामारी के बाद भी, यानी कोविड के बाद, खसरे की चुनौती अभी बनी हुई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है भारत को 37 देशों में एक के रूप में उजागर किया, जहां 2022 में खसरा के 40,967 मामले दर्ज किए गए थे। क्योंकि उसका मानना है कि 11 लाख बच्चे जो है कि खसरे की पहली खुराक नहीं पाए थे। ठीक है, रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक महामारी के बाद, यानी वैश्विक स्तर पर कोविड महामारी यानी कोविड के दौरान 2008 के बाद से खसरा के खिलाफ टीकाकरण अपने सबसे निचले स्तर पे पहुंच गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 2022 में मामलों में 18% की वृद्धि देखी गई और मौत में 43% की वृद्धि देखी गई। यह WHO की रिपोर्ट पूरे वैश्विक स्तर के आधार पे बताता है। वैश्विक स्तर पर खसरा के मामलों की अनुमानित संख्या 90 लाख हो गई है, जो कि 18% बढ़ के 90 लाख हो गई है। और इसमें मौत हुई है 1,36,000 हुई है, जिसमें से ज़्यादातर बच्चों की मौत हुई है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़े देता है
जो रियल टाइम आंकड़े वो बताता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में पात्र मतलब जितने बच्चों को लगना था वो 2,63,584 बच्चों में इनको लगना था, और लगा कितने 2,63,63,270 बच्चों को खसरे की पहली खुराक मिली। यानी इसमें 21,310 बच्चे अपनी पहली खुराक लेने से चूक गए हैं, जो इसके पास डेटा है 2022-23। और ये मानता है कि कहीं ना कहीं जो है उसमें कोविड कारण दिक्कत हुई थी, इसलिए जो है सरकार जो है केंद्र द्वारा राज्यों के साथ समन्वय में पहल की गई है कि सभी बच्चों को खसरे के टीके की सभी छूटी हुई या देय खुराकें मिल सके। और जो ये आंकड़ा है वो पहले बताया कि ये अनुमान पर आधारित है, और ये एक्चुअल डेटा के अनुसार केवल 21,000 बच्चे थे जिनको पहले खसरे की पहली खुराक नहीं दी सकी थी। खसरा क्या होता है? खसरा जो है एक कह सकते हो कि एक वायरल रोग है, एक विषाणु जनित रोग है, जो कहीं ना कहीं संक्रामक भी रोग है। और बच्चों उसको क्या होता है कि व्यक्ति के खांसने से और छींकने से हवा के माध्यम से फैलता है, और ये बच्चों के लिए गंभीर, मतलब बड़ों के लिए भी है लेकिन बच्चों के लिए ये ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इससे उनके दिमाग आदि पे सूजन हो जाने से और रक्ताल्पता से उनकी मौत हो जाती है। खसरा की शुरुआत खांसी, बहती नाक, लाल आंखें, बुखार से होती है। फिर छोटे छोटे लाल धब्बे निकल आते हैं जो सिर से शुरू होता है, फिर शरीर के सारे अंगों में फैल जाता है। इसमें जो वैश्विक स्तर पे देखा गया है कि वैश्विक स्तर पे 1.3 लाख बच्चे मस्तिष्क की सूजन, निमोनिया और सांस लेने की समस्या, गंभीर दस्त और निर्जलीकरण जैसी जटिलताओं से इसी खसरा के कारण ये मर जाते हैं। और अगर हम इसके खिलाफ इस संक्रमण, चूंकि वायरस होता है, वायरल अगर हम पहले से टीकाकरण कर दें तो संक्रमण के कारण मृत्यु की दर में 82% की कमी आती है। और जिससे देखा गया कि हमने टीकाकरण के कारण पूरे विश्व में 2000 से लेकर 2022 यानी 22 सालों में, पिछले 22 सालों में हमने 5.7 करोड़ मौतों को टाल दिया। हमने मतलब पूरे विश्व ने जो खसरे के विरुद्ध टीकाकरण अभियान के कारण 2000 से लेकर 2022 तक 5.7 करोड़ लोगों की जान बचाई है, और उसमें भी ज़्यादातर संख्या किसकी है? बच्चों की है। ये बताती है इसके वायरस की जो टीके, जो वैक्सीन दिए जाते हैं उसकी सफलता और उसकी आवश्यकता। तो खसरा के खिलाफ टीका लगवाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इससे जो है 82% बच्चों की जान, 82% लोगों की जान बचाई जा सकती है। भारत में जो है MMR, मिजेला, मम्स एंड रूबेला नाम 3 टीके एक साथ लगाए जाते हैं, और इनकी 3 बीमारियों से बचाता है। एक खसरा, कंठमाला या मम्स और रूबेला। और MMR के 2 टीके लगाए जाते हैं, जिसमें से अगर 2 टीके लगा दिए तो 97% जो है खसरे की संभावना खत्म हो जाती है, और अगर एक भी टीका लगा है तो 93% वो इफिशियंसी रेट है। इसलिए ये टीके हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। कोविड महामारी के बाद छूट गए थे, लेकिन भारत सरकार ने खसरा और इसके उन्मूलन के लिए जो है पूरे इस खसरा और रूबेला उन्मूलन के लिए 9 महीने से 15 महीने तक के बच्चों को कवर करने के लिए जो है कैचअप टीकाकरण के लिए देश भर में विभिन्न राज्यों में टीकाकरण अभियान चला रखा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कोविड-19 खतरे के कारण जो है, कोविड-19 के बाद WHO का कहना है कि दुनिया भर में निगरानी और टीकाकरण के प्रयास छूट गए थे, क्योंकि उस समय दुनिया का ध्यान एक पैंडेमिक, एक महामारी पर था। उसमें WHO का भी था, और जो कह सकते हो कि जो भी सरकारें थी, राज्य सरकार नहीं मतलब जो भी सरकारें थी और जो भी स्वास्थ्य तंत्र था, उनका ध्यान उस कोविड महामारी के कारण था, जिसके कारण जो है खसरे के कई सारे टीके छूट गए हैं। उसकी वजह से ये कई सारे देश जो है बीमारियों की चपेट में आ गए हैं, और उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि हालांकि सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, फिर भी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वो सुझाव देते हैं कि एक रैपिड स्तर पे पूरे देश में जो है खसरा के लिए जो है कैचअप टीका प्रोग्राम चला के इस समस्या से बचा जा सकता है। अगला जो न्यूज़ है हमारा, वो शनिवार को जो है जो बायोफ्यूल को लेकर जो है एक समिति है, उसकी मीटिंग हुई थी। उस समिति ने जो है भारत में जो है कंप्रेस्ड बायोगैस, वो बायोगैस को कंप्रेस करके जो तरीका है उसके तहत जो है उसको जो
एग्जिस्टिंग सीएनजी और पीएनजी हैं, यानी जो हम घरेलू डोमेस्टिक या आर्थिक रूप से उपयोग करते हैं सीएनजी या पीएनजी, उसमें जो है मिश्रण को अनिवार्य करने के लिए एक रोड मैप लाया गया है। ये कुछ कुछ इसी तरह से है कि जैसे हमने जो है पेट्रोल में बायोफ्यूल मिश्रण के लिए प्रयास किया था। देखिए, हम इसके लिए प्रयास तो पहले से ही कर रहे हैं कि हम इसको अपनाएं। इसके लिए हमने सतत योजना, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट का नाम से हम 2018 में ही इसी तरह की योजना लाए थे, और हम उसमें अनुमान किए थे कि देश में लगभग इससे 3000 से ज़्यादा जो है CBG कंप्रेस्ड बायो नेचुरल गैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगेंगे पूरे भारतवर्ष में, और 15 लाख टन तक जो है CNG जो है, बायो CNG जो है खरीदा जाएगा। ऐसा हमने उम्मीद करके इसको लाया था। उसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारा अभी जो हम अपने कह सकते हो कि गैस के लिए जो है, हम अपने गैस के ज़रूरतों के लिए हम अपने आधा से ज़्यादा गैस की ज़रूरतों के लिए निर्यात पे निर्भर हैं, और जब अभी जो हमारा फ्यूल है, सिस्टम है, जो हम जीवाश्म ईंधन प्रयोग करते हैं, उसमें भी हम गैस पे कम हैं, ज़्यादातर हम पेट्रोल और डीजल पे हैं, जिसकी संख्या को बढ़ाने की बात है। तो ये उम्मीद और बढ़ने की है। ऐसे में हमने उम्मीद किया था कि हमारे परिवहन तंत्र को एफोर्डेबल बनाने के लिए अल्टरनेटिव, एक सतत अल्टरनेटिव के रूप में हम जो है CBG कंप्रेस्ड बायोगैस को भी मिलाने की बात की जा रही थी, लेकिन वो उस तरह से लागू नहीं हो पाया। तो अब जो है वो स्वतः स्वेच्छा और उस तरह का था, लेकिन अब सरकार ने जैसे उसमें पेट्रोलियम में जो है इथेनॉल मिलाने की बात थी, उसी तरह का एक स्कीम जो है, एक कह सकते हो एक बाध्यकारी व्यवस्था जो है पेट्रोलियम कंपनियों और इस तरह की चीज़ों के सामने रखते हुए जो है 2025-26 से लेकर 2028-29 तक के लिए योजना लाई है। इसको लेकर जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि इसके तहत जो है अगले 5 सालों में, मतलब 25-26 से लेके 28-29 तक जो है 1, 2, 3 ऐसे करके बढ़ाया जाएगा। उसके दौरान जो है टोटल 37,500 करोड़ के निवेश, अतिरिक्त निवेश, और 750 से ज़्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट के लगाए जाने की संभावना है। क्योंकि जब अब अनिवार्य हो जाएगा तो जो गैस की ज़रूरत है उसका उतना % आपको खरीदना ही खरीदना होगा। तो निश्चित रूप से उसके लिए जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो प्रयास करेंगे, या वो कोशिश करके निजी क्षेत्र को इस दिशा में लाने के लिए प्रयास करेंगे। तो आइए इसको थोड़ा सा जल्दी समझ लेते हैं क्या है। केंद्र सरकार ने 26 नवंबर को ही चरणबद्ध तरीके से शहरी गैस वितरण क्षेत्र के परिवहन और घरेलू क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के साथ संपीड़ित बायोगैस के अनिवार्य मिश्रण के लिए एक रोड मैप की घोषणा की है। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से विनिर्माण और खपत को, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस के संपीड़ित बायोगैस के विनिर्माण और खपत को बढ़ावा मिलेगा, जो अब तक देश के आगे बढ़ने में विफल रहा था। इसमें जो अनिवार्य मिश्रण दायित्व लाया गया है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन आया है, उसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल CNG और PNG, जो घरेलू PNG खपत करते हैं, पाइप नेचुरल गैस जो पाइप के द्वारा दिया जाता है, उसमें 1% मिश्रण मिलाना होगा। वित्त वर्ष 26-27 के लिए ये 3% हो जाएगा, वित्त वर्ष 27-28 के लिए 4%, और वित्त वर्ष 28-29 में ये 5% मिश्रण को अनिवार्य करता है। यानी चरणबद्ध तरीके से वित्त वर्ष 25-26 से लेके 28-29 तक 1, 3, 4 और 5, ये 4 चरणों में इसको, 4 वर्षों में 4 चरणों में इसको 5% तक ले जाने का कंपलसरी है दायित्व सौंपा गया है। और इसके लिए एक सेंट्रल रिपोजिटरी बॉडी भी स्थापित की जाएगी जो देखेगी कि इसका कार्यान्वयन सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। अभी तक जो छोड़ा गया था, अब उसको जो है कंपलसरी करके एक बॉडी के नियंत्रण में, और समय भी दिया गया है 25-26 तक, यानी अभी वित्त वर्ष 23-24 चल रहा है, यानी लगभग 1-1.5 साल का समय है। ये 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा, तो इसका मतलब है कि 1.5 साल का समय कम से कम बचा हुआ है, 1.5 साल से थोड़ा कम ज़्यादा, ताकि इस तरह के संयंत्र स्थापित किए जा सके, ताकि जो भी हमारी ज़रूरत है उसका 1% इसको लिया जा सके। अब अनिवार्य मिश्रण दायित्व का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वही प्रमुख उद्देश्य है कि इससे जो है बायोगैस की मांग को प्रोत्साहित करना है, LNG की जो है कीमत जो है खपत है उसके लिए जो हम आयात पर निर्भर हैं उसको कम करना है, और विदेशी मुद्रा बचाना है, सर्कुलर इकॉनमी बढ़ाना है, क्योंकि ये जो
कंप्रेस्ड बायोगैस बनता है ये कहीं ना कहीं कृषि अवशोषों से, पशु के जो गोबर से, या और भी इस तरह से जो स्लजेज होते हैं नगर पालिका के सीवेज और उसका जो स्लज होता है, इस तरह की चीज़ों से बनता है, जो कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देगा और शुद्ध शून्य उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन का जो 2070 का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में भी ये मदद करेगा। और इस निर्णय से लगभग 37,500 करोड़ रुपए के निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और 28-29 तक 750 संपीड़ित बायोगैस परियोजनाएं भी जो है देश में स्थापित होंगी, क्योंकि अब ये कंपल्सन है तो इसके लिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, बायोगैस क्या होता है? तो बायोगैस तो देखो एक ऊर्जा समृद्ध गैस है जो कहीं ना कहीं जो बायोमास है उसका एरोबिक या गैर वायु यानी वायु की उपस्थिति के बगैर जो है उसका जो है डिकम्पोजिशन होता है, तो उसमें जो है मीथेन और अन्य सारी गैसें निकलती है। और जो हमारा नेचुरल गैस होता है उसमें मीथेन जो है 80% से ज़्यादा मीथेन होता है, और मीथेन भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो पहले जो हमारा बायोगैस में जैसे गोबर गैस और इस तरह की चीज़ें होती है वो पहले से भी चल रहा होता है, लेकिन वो ईंधन के रूप में डायरेक्ट प्रयोग होता है, लेकिन वो ज़्यादातर अभी उतना लोकप्रिय नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसका ये है कि अब इसे सीधे ईंधन के रूप में तो बदला जा सकता है, लेकिन वो हमारे बहुत कमर्शियली उपयोग में नहीं होता है। लेकिन जो इस तरह के बड़े बड़े प्लांट लगा के उनको हम अगर फिल्टर करके, यानी जो उसमें अशुद्धियाँ हैं, जैसे उसमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हटा दो, हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको हटा दो, और शुद्ध करके और उसको करके यानी उसको लगभग 80% से ऊपर उसको आप रिफाइन कर दोगे, तो यानी जब उसमें जो बायोगैस में ज़्यादातर मीथेन होता है, उसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ और चीज़ें होती हैं, तो इनको हटा के आप मीथेन की मात्रा बढ़ा देंगे, और ये जब 80% से ज़्यादा हो जाएगा तो एक तरह से कह सकते हैं, और इसको फिर कंप्रेस कर देंगे, यानी लिक्विड फॉर्म में आके आप उसको सिलेंडर में भर सकते हैं, जैसे सीएनजी भरा जाता है। तो ये जो हमारा सीएनजी काम करता है या जो हमारा एलपीजी काम करता है, ये दोनों की तरह से काम करना शुरू कर सकता है। और इस तरह से संपीड़ित बायोगैस में मीथेन की मात्रा को 90% से अधिक करके ये संरचना और ऊर्जा दोनों में क्षमता में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्राकृतिक गैस के समान हो जाएगा। जो नेचुरल गैस हमें या सीएनजी जो मिलती है उसी तरह का जो है हमें लाभ देने लगेगा, जब हम इसकी मीथेन की क्षमता 90% तक इसमें शुद्ध करके और फिर उसे बाद में कंप्रेस करके बॉटलिंग आदि करना शुरू कर देंगे। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस का भारत के लिए महत्व देखिए, आज भारत जो है प्राकृतिक गैस के लिए जो है नेचुरल गैस के लिए एक प्रमुख उपभोक्ता है, और अपनी लगभग आधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। और आने वाले वर्षों में देश की प्राकृतिक गैस की खपतों में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि सरकार एक प्लानिंग लाई है कि प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान में अभी सिर्फ जितना भी हम ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं जितने तरह के, उसमें सिर्फ 6% नेचुरल गैस है। इसको बढ़ा के 2030 तक 15% करने की का लक्ष्य है। तो अब जी 6% है तो हम जो है आधा निर्यात आयात करते हैं, जब 15% करेंगे तो हमारी निर्यात आयात कितनी बढ़ जाएगी और कितनी विदेशी मुद्रा जाएगी। इसलिए हमें ज़रूरत है क्या कि हम इसका विकल्प, और ये विकल्प कहीं ना कहीं हमारे पास जो है बायोमास को अगर हम चक्रीय अर्थव्यवस्था के जरिए कंप्रेस्ड करके उसको बायोगैस नेचुरल कंप्रेस्ड बायोगैस बना लें, तो ये हमारे नेचुरल गैस के अल्टरनेट के रूप में, उसके मिश्रण के साथ अल्टरनेट के रूप में हमारे लिए कमर्शियली वाइबल या कमर्शियली उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें की गई है। इसी के पहले क्यों एक योजना लाई गई थी, वो था किफ़ायती परिवहन के लिए सतत विकल्प योजना, सतत SATA नाम भी था, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन या सतत। उसमें ये बात कही गई थी कि 2018 अक्टूबर 2018 में लाई गई थी योजना। सरकार ने कहा था कि 2023 तक 15 मिलियन टन, सॉरी मैं 15 लाख टन कहा था, 15 मिलियन टन यानी कि 1.5 करोड़ टन तक जो है कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, और इसके लिए 5000 CBG संयंत्र की स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी। लेकिन इसमें उद्देश्य था कि जो है देश भर में जो उद्यमी हैं उनको इसी CBG प्लांट लगाने के लिए मोटिवेट किया जाएगा, ताकि और उससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र में जो अब बहुत सारे अवशेष हैं, बायोमास है, उसका चूंकि वो इसमें इनपुट के रूप में काम करता है, तो किसानों को भी आय में वृद्धि होगी, और इससे उत्पन्न होने वाले बायोगैस का इस्तेमाल अगर हम अपने कमर्शियली करना शुरू कर देंगे
तो हम जो अपने आयात है उस पर भी हमारी निर्भरता कम हो जाएगी। यानी इस तरह की चीज़ों के लिए था कि निजी क्षेत्र को इसमें प्रोत्साहित करेंगे। लेकिन यह योजना अब तक यानी 2023 तक करना था, लेकिन अब तक सफल नहीं हो सका। और जहां 5000 जो है हमें प्लांट लगाना था सतत योजना के तहत, अभी तक सिर्फ 48 लगाना। कितना था? 5000 लगा, कितना? 48, यानी कि 0.01% भी ये योजना सफल, या 0.1% भी ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई है। इसी को ध्यान में रख के अब सरकार ने कहा अब मान मुहब्बल नहीं, अब थोड़ा सा जो है इसको कंपलसरी करना पड़ेगा। तो ये जो कंपनियां हैं, आपके सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या और भी जो गैस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, उन पे दायित्व, वो कहा कि अब ये संख्या करो। और वित्त वर्ष 2023-24 में सिर्फ 9,548 टन सीबीजी की बिक्री हुई थी, और था कितना? 1.5 करोड़ टन सीबीजी करना है, और हुआ कितना? 10,000 टन। यानी कहीं ना कहीं वो प्लांट लगाने में भी हम 1% भी नहीं रह पाए, 0.1%, और खरीदने में भी तो हम 0.1 क्या 0.05% भी नहीं हो पाए। तो ये कहीं ना कहीं हमारी इस योजना की अपार विफलता शानदार विफलता को देखते हुए पेट्रोलियम की कमेटी ने भी इसको कहा था कि इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस तरह की सारी चीज़ों पे कहा था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जो है आए। अब सरकार ने कहा कि नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, और एक तरफ इस योजना को लाया कि इसमें निजी क्षेत्र आएंगे, सब कुछ करेगा। इसकी देखो कि कह सकते हो, अब शानदार तो नहीं कहेंगे, लेकिन इतनी बड़ी असफलता को देखो। और एक तरफ हमारा जो है इथेनॉल मिश्रण जो कंपलसरी है, वो अपने तय समय के, यानी जो अक्टूबर तक होना था, वो जुलाई 2022 में ही हमने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। और जो फिर 30-32 तक था, उसको बढ़ा, उसको जो है 20% E20 करना था, उसको 20%, उसमें हमें सफलता दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जो है अब कंपलसरी वाला रूट चुना है, और इसके तहत जो निश्चित रूप से वो सारे फायदे बताए गए थे कि कैसे कैसे हमारे एक तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम होगा, जो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, किसानों से जो है जो बायोमास है वो लिया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं पशुओं का और जो कृषि का है उस क्षेत्र में विकास बढ़ेगा। ठीक है, पशुओं के जो बायो प्रोडक्ट है उसकी खपत बढ़ेगी, तो सही जाहिर सी बात है जो पशु बहुत सारे आवारा छोड़ दिए जाते हैं उनको लोग संरक्षित करने, क्योंकि गोबर से कीमत, अभी गोवर्धन कहा गया है लेकिन वो नहीं हो रहा है। वो सचमुच जो है जब उसको लाभ देने लगेगा तो वाकई में लोग उसको बचाने लगेंगे। साथ ही साथ जो हमारे बड़ा आयात हो रहा है, पेट्रोलियम आयात, उसमें से खासतौर से गैस को लेके, उसको भी कम करने में इससे मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, दूसरे नेक्स्ट डे। नमस्कार।